एनसीईआरटी पेज नंबर 159 पर एक सॉल्व एग्जांपल है, पेज 159। क्वेश्चन लंबा है, एक बार रीड कर लेते हैं। 100 टर्न क्लोजली वाउंड circular coil of radius 10 centimeter carries a current of 3.2 ampere। ओके, तो सर्कुलर कॉइल है, सर्कुलर कॉइल है और उसमें कई टर्न्स हैं, ऐसे इसमें कई टर्न्स हैं। ओके, तो कितने टर्न्स है टोटल? 100 है। n इज इक्वल टू 100। क्लोजली बाउंड है और रेडियस दे दिया गया है इसका, r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। कैरीज ए करंट, इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा था किसी एक मैंने दिखा दिया है, ये है I इज इक्वल टू 3.2 एम्पियर। व्हाट इज द फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल? तो कॉइल के सेंटर पे फील्ड क्या होगा, यहाँ पे फील्ड कितना होगा? ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? कॉइल के सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है फील्ड का? हम जानते हैं कि लूप के एक्सिस पर जो फॉर्मूला होता है वो होता है B इज इक्वल टू BXI कैप, जो एनसीईआरटी बुक में भी गिवन है, पेज नंबर 146 पर फॉर्मूला मिल जाएगा। म्यू नॉट I R स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस R स्क्वायर टू द पावर 3/2 I कैप। और इसमें आपको करना क्या है, ये कॉइल जो है उससे आप x डिस्टेंस पर यहाँ पे फील्ड निकाल रहे थे। ठीक है, सो B जो होगा एट x इक्वल टू 0, या यहाँ पर हम x इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा म्यू नॉट I अपॉन R, यहाँ पे R क्यूब ऊपर में R स्क्वायर हो जाएगा। ओके, सो नीचे में बचेगा 2R। ठीक है, और ये आउटवर्ड होगा। अगर ऐसे करंट फ्लो हो रहा है तो अंदर की तरफ होगा, और अगर करंट इधर में ऐसे फ्लो कर रहा है तो ये आउटवर्ड होगा, फील्ड बाहर की तरफ होगा। ठीक है, तो हमने ये फील्ड लिख लिया। अब आते हैं वापस क्वेश्चन पे। व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस कॉइल? व्हाट इज द फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल? ये हमने फाइंड कर लिया, बी है। व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस कॉइल? तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो m जो हम लेते हैं, ठीक है, वो होता है, वो क्या होता है? I इंटू एरिया ऑफ द लूप, करेंट इंटू एरिया ऑफ द लूप। ओके, और ये एक यूनिट वेक्टर होता है। इस यूनिट वेक्टर को आप आउटवर्ड यूनिट वेक्टर को कोई n कैप से दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो। ठीक है, करंट के डायरेक्शन में ऐसे करेंगे राइट हैंड को तो ये अंगूठा बाहर की तरफ आएगा, सो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, सो n एक्चुअली टोटल होता है NIA। अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हो तो NIA लेते हैं। सो n इंटू I इंटू पाई R स्क्वायर। ठीक है, इनमें वैल्यूज आप पुट करेंगे। हमारे पास I इज गिवन, म्यू नॉट की वैल्यू आप पुट कर देंगे। ठीक है, आपको मालूम है कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता है, 4 पाई इज इक्वल टू 10 पावर -7। सो म्यू नॉट आ जाएगा 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, करंट की वैल्यू 3.2 पुट करेंगे, रेडियस को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, यह आ जाएगा 0.1 मीटर। ठीक है, तो ये रेडियस पुट हो गया। सारी वैल्यूज पुट करके आप मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं और मैग्नेटिक फील्ड भी निकाल सकते हैं। हो गया ये। अब आगे देखते हैं। द कॉइल इज प्लेस्ड इन द वर्टिकल प्लेन एंड इज फ्री टू रोटेट अबाउट ए हॉरिजॉन्टल एक्सिस विच कोइंसाइड्स विथ इट डायमीटर। तो इस कॉइल को कैसे रखा गया है? वर्टिकल प्लेन में ऐसे रखा गया है। ठीक है, तो कॉइल को रखने के दो तरीके हो सकते, तो आप ऐसे रखें या फिर आप ऐसे रखें। तो ये है हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा हुआ और ये है वर्टिकल प्लेन में। ओके, ये होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन, उसमें अगर रखेंगे और ये हो जाएगा वर्टिकल प्लेन। तो
The coil is placed in a vertical plane and is free to rotate about a horizontal axis. So ये free to rotate है about a horizontal axis which coincides with its diameter, यानी कि ऐसे एक डायमीटर लेंगे हम, यही तो होगा डायमीटर के लॉन्ग, और ये ऐसे घूम सकता है। अभी जो मीनिंग हम निकाल रहे हैं वो यही निकल रहा है, which coincides with its diameter. The uniform magnetic field of 2 Tesla in the horizontal direction exists. So horizontal direction में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक फील्ड दे रहे हैं इधर की तरफ। horizontal direction में field exists that initially the axis of the coil is in the direction of the field. तो स्टार्टिंग में है क्या कि जब फील्ड इस तरीके से हॉरिजॉन्टल फील्ड दिया गया है B, जिसकी वैल्यू कितनी है 2 टेस्ला है, ठीक है। स्टार्टिंग में जो कॉइल है वो उसका जो एक्सिस है, एक्सिस ऑफ द कॉइल वो इधर होगा, दिस इज द एक्सिस ऑफ द कॉइल। एक्सिस ऑफ द कॉइल इज क्या दिया हुआ था एक बार मैं जरा क्वेश्चन देखूं। इनिशियली द एक्सिस ऑफ द कॉइल इज इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, तो ये फील्ड का डायरेक्शन है और ये एक्सिस ऑफ द कॉइल है, ठीक है। आप कॉइल का एक्सिस करंट के हिसाब से थोड़ा सा देख के चलते हैं, क्या करंट अगर आप ऐसे लेंगे तो इधर ले लेंगे डायरेक्शन, सो करंट को आपको ऐसे लेना चाहिए, ठीक है। अगर हम ऐसे करंट लेंगे तो अंगूठा जो ऐसे कर लोगा, ठीक है। अगर आप ऐसे लेंगे तो अंगूठा इस तरह, उंगलियां इधर कर लोगे, अंगूठा बाहर की तरफ पॉइंट करेगा, सो ये फील्ड के डायरेक्शन में होगा, ओके। ये वाली साइड जो है वो बाहर की तरफ है, ये वाली साइड जो है पीछे की तरफ है, ठीक है। क्वेश्चन को मीनिंगफुली आपको पूरा समझना पड़ता है, ठीक है, तभी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, ओके। तो 2 टेस्ला इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एग्जिस्ट such that initially the axis of the coil is in the direction of the field. The coil rotates through an angle of 90 degree. देखो मेरी तरफ से उधर की तरफ, ठीक है, अपोजिट साइड में, इधर से फील्ड उधर की तरफ है, ठीक है। यहाँ पर एक कॉइल पड़ा हुआ है, ठीक है, जिसमें कि 100 टर्न्स हैं, और उस कॉइल में कुछ इस तरीके से करंट, ऐसे जो है करंट इधर से उधर की तरफ ऐसे करंट फ्लो कर रहा है। इन 100 टर्न्स में से करंट इधर की तरफ फ्लो कर रहा है, तो एक्सिस ऑफ द कॉइल हम किधर लेंगे, ऐसे करेंगे तो बाहर की तरफ एक्सिस ऑफ द कॉइल लिया जाएगा। एक्सिस ऑफ द कॉइल निकालने के लिए हम लोग करंट का यूज करेंगे, करंट का डायरेक्शन इधर की तरफ है ऐसे, सो आउटवर्ड लेके चलेंगे, ओके। सो एक्सिस ऑफ द कॉइल जो ये हम ले रहे हैं डायरेक्शन, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, स्टार्टिंग में जो कॉइल को रखा गया दोनों डायरेक्शन पैरेलल एक दूसरे के, ये गिवन है। अभी तक बस इतना ही गिवन है, ओके। अब हम आगे देखते हैं कि ये जो कॉइल है वो एक्चुअली घूम सकता है किसी एक्सिस के अबाउट, तो किस एक्सिस के अबाउट घूम सकता है वो प्रोवाइड किया गया है। जब कोई इसको इधर से देखेगा, यहाँ पर आंख है, आई जो है ऑब्जर्वर का इधर से, वो इधर से उस कॉइल को देखता है, तो वो पाएगा क्या कि करंट जो है ऐसे फ्लो कर रहा है इसमें, ठीक है। इधर से करंट एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा उसको, ओके, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इधर से जो देखेगा वो ऐसा देखेगा, ठीक है। करंट यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज जैसे दिखाई देगा। नाउ क्वेश्चन में कुछ और बातें भी चीजें भी प्रोवाइड की गई हैं। देखो, a uniform magnet the coil is placed in the vertical plane and is free to rotate about a horizontal axis, ठीक है। वो horizontal axis के about घूम सकता है, ओके। तो horizontal axis जो हम ड्रॉ करेंगे वो ऐसे लेंगे, ये horizontal axis इधर से, तो जब वो इधर से दिखाई देगा तो वो एक्सिस उसको इधर से दिखाई, मतलब कॉइल जो है वो ऐसे, ठीक है, मतलब करंट तो ऐसे घूमेगा ना, कॉइल ऐसे रखा हुआ है और एक्सिस ये लिया गया है। अब ये कॉइल इसके अबाउट फ्लिप हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट क्या कर सकता है, घूम सकता है, तो ऐसे फ्लिप कर सकता है कॉइल, ठीक है। मेरे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं तो मैं दिखाता हूँ कैसे हो सकता है। देखो, ये एक मैंने सेलो टेप वाला ये यूज़ कर लिया है, ठीक है। ये ऐसे पड़ा हुआ है, इसमें करंट जो है वो ऐसे
फ्लो कर रहा है, ठीक है, और फील्ड इधर से उधर की तरफ है, इधर से उधर की तरफ है। सो एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट जो है वो घूम सकता है, और वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस किधर के अबाउट दिया गया है, डायमीटर के लॉन्ग दिया गया है। द कॉइल इज प्लेस्ड इन द वर्टिकल प्लेन एंड इज फ्री टू रोटेट अबाउट ए हॉरिजॉन्टल एक्सिस विच कोइंसाइड्स विथ इट्स डायमीटर, ठीक है। तो डायमीटर हमने ऐसे ले लिया इसके लॉन्ग, और ये कॉइल जो है ऐसे अलोंग द डायमीटर इस तरीके से घूम सकता है, ठीक है। कॉइल जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट ऐसे घूमेगा, वर्टिकल एक्सिस के अबाउट ऐसे घूम सकता है, ठीक है, और जो एक तीसरा एक्सिस भी हो सकता है जो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर हो, यानी कि कॉइल ऐसे भी घूम सकता है। तो ये सब नहीं दिया गया, दिया गया क्या है कि कॉइल जो है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट घूम सकता है। तो ये कॉइल इस तरीके से ऐसे करके घूम सकता है, ये दिया गया है क्वेश्चन में। तो अब आगे देखें, The coil rotates through an angle of 90 degree under the influence of magnetic field। तो मैग्नेटिक फील्ड को ऑन रखते हुए इसको 90 डिग्री से घुमा दिया गया कॉइल को, ठीक है। What are the magnitudes of the torque on the coil in the initial and final position, ठीक है। तो ये हमारे पास जो कॉइल है ये पहले ऐसे रखा हुआ था। When the axis of the coil जो है, axis of the coil and field coincide, नाउ हमने डायमीटर वाले एक्सिस के अलोंग इसको ऐसे 90 डिग्री से घुमा दिया, तो कॉइल इस पोजीशन में चला जाएगा। तो ये क्वेश्चन कहता है क्या है कि पहले इस कंडीशन में इस पे कितना टॉर्क लग रहा था, और जब इसको घुमा के ऐसे कर दिया गया है तो अब कितना टॉर्क लग रहा है, यानी पहले वाला टॉर्क और बाद वाला टॉर्क, इन दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम लोग निकालते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टाउ इक्वल्स m क्रॉस b, ठीक है, जो हमने लास्ट क्लास में डिराइव किया था। m क्रॉस b करके टॉर्क हम निकाल सकते हैं। तो टॉर्क कितना निकालेंगे, सो m जो है हमारे पास ये वैल्यू दी गई है NIA पाई r स्क्वायर। आप इन सब की वैल्यू n हो गया यहाँ पे 100 इंटू i हो गया 3.2 इंटू पाई होता है 3.14 इंटू रेडियस कितना दिया गया है 0.1 स्क्वायर्ड। इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट आपके पास आ जाएगा, ठीक है। और ये मैग्नेटिक मोमेंट किधर होगा, बाहर की तरफ होगा। तो हम लोग एक XYZ एक्सिस ले लेते हैं, इसको मैं X एक्सिस कर देता हूँ, ठीक है, X एक्सिस है। सो मैग्नेटिक मोमेंट की जो भी वैल्यू होगी उसको हम M कर देते हैं। इसकी जो वैल्यू आ रही होगी ये, इसको मैंने M कर दिया, इंटू आई कैप, जो कि X एक्सिस के लॉन्ग है। फील्ड किधर है, वो भी X एक्सिस के लॉन्ग है, फील्ड भी किधर है, X एक्सिस के ही लॉन्ग है। सो I क्रॉस फील्ड B को क्या लिखा जा सकता है, B इज इक्वल टू सम मैग्नीट्यूड B, जो कि कितना दिया गया है 2 टेस्ला। तो ये हो जाएगा 2I कैप, ओके। तो क्रॉस ट्वाइस I कैप, तो I क्रॉस I क्या होता है 0, I हो जाएगा 1 इंटू साइन 0 डिग्री, तो ये 0 हो जाएगा। तो इनिशियली कोई टॉर्क नहीं एक्ट करेगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग का जो टॉर्क होगा वो 0 आना चाहिए। सो इनिशियली थीटा इज 0, सो टॉर्क इज 0। अब जब ये 90 डिग्री से ये कॉइल जो है घूम जाता है, ठीक है, तो कॉइल जो है इस कंडीशन में ऐसे आ जाएगा। तो इसका जो m होगा, मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा वो अपवर्ड होगा, और फील्ड जो है वो इधर की तरफ है, ठीक है। तो उस केस में मैग्नेटिक मोमेंट हम क्या निकालेंगे, ये केस 1 में देख रहे थे हम लोग, अब हम लोग केस 2 देख रहे हैं, केस 1 एंड केस 2। सो केस 2 में टॉर्क आएगा वो हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा m जो भी उसकी वैल्यू रही होगी इंटू जे कैप, ठीक है। मैं ये कॉइल जो था वो ऐसे था पहले मैग्नेटिक मोमेंट, और ये क्लॉकवाइज भी घूम सकता है या एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, होना तो उसको ऐसे ही है ना, ठीक है। तो या तो ये ऐसे चला जाएगा, अगर आप ऐसे घुमाओगे तो ये ऊपर चला जाएगा, और ऐसे घुमाओगे तो नीचे चला जाएगा। जो भी वो m जो होगा, अगर जे कैप हम अगर ले रहे हैं, ठीक है, क्रॉस b
जो कि 2 टेस्ला है, 2i कैप, और m की वैल्यू आप यहां से मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। सो j क्रॉस i या i क्रॉस j करेंगे तो या तो k कैप आएगा, जो आएगा वो k कैप के टर्म्स में आएगा, चाहे प्लस में आए या माइनस में आए, लेकिन आएगा k कैप के टर्म्स में। तो हम उसका मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं कितना होगा, ठीक है। यहाँ पर तो माइनस k कैप आएगा और ये 2 इंटू m रह जाएगा, ठीक है। और साइन 90 क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे 2 और m की जो वैल्यू है वो आप यहाँ से निकाल लेते हैं, ओके। तो ये कितना आ रहा है, 3, ये 10 से मल्टीप्लाई, मैं इसको 3.2 छोड़ देता हूँ और इसको 314 कर देता हूँ 100 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। और ये 100 से मल्टीप्लाई करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, एक्चुअली देखेंगे तो ये क्या है, 1/10 का स्क्वायर जो होगा ये दोनों कैंसिल होकर 1 देंगे, तो 3.2 इंटू 3.14, ओके। तो 3.14 को आप 3.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8, 2, 6, देन ओके। तो यहाँ पे 3 के बाद आ रहा है डेसिमल, तो ये आ रहा है 10.0, इसको 4 को हटा के 5 कर लेते हैं, 10.05, ठीक है। अगर बुक में देखें कितना आंसर आया है बुक में, तो ये तो हमने कैलकुलेट किया है मैग्नेटिक मोमेंट, तो मैग्नेटिक मोमेंट का कैलकुलेशन इन्होंने कर रखा है, इन्होंने तो इसको 10 ही ले लिया है। सो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 10 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है, कैलकुलेशन से आ रहा है ये। इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं 2 इंटू यहाँ पे m की वैल्यू हो गई 10, तो ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 20 न्यूटन मीटर, ओके, 20 न्यूटन मीटर, ओके आ रहा है ये। अब हम आगे देखते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो लास्ट वाला ही है। सो लास्ट क्वेश्चन डी जो है वो कहता है व्हाट इज द एंगुलर स्पीड acquired by the coil when it was rotated by 90 degrees, ठीक है। What is the angular speed acquired by the coil when it has rotated by 90 degree? The moment of inertia of the coil is 0.1 kg meter square। तो आपको एंगुलर स्पीड बताना है, ठीक है, एंगुलर स्पीड बताना। अगर किसी चीज़ पे टॉर्क लगता है, मान लेते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा क्या होगा, टॉर्क लगेगा। तो टॉर्क लगेगा तो आपको पता है कि इनिशियल कंडीशन में कोई टॉर्क नहीं लग रहा था, कि जब ये कॉइल इस तरीके से 90 डिग्री पर ये घूम जाता है, 90 डिग्री पे घूमने के बाद इस कंडीशन में इस पे टॉर्क लग रहा है, ठीक है। उस टॉर्क का डायरेक्शन क्या है वो देखते हैं। हम लोगों ने निकाला था वो टॉर्क जो -k में लग रहा है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने फील्ड ऐसे लिया था, तो दोनों पर जब ये अगर ऐसे घूम रहा है, ओके, अगर ये इधर से हम ले रहे हैं 90 डिग्री, तो अगर आपने ऐसे लिया था तो वो किधर आया था, मैंने जे के डायरेक्शन में ले लिया था। तो अगर आप जे डायरेक्शन में लेते हैं तो टॉर्क जो आ रहा है उस केस में -k की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब टॉर्क मतलब ये घूम नहीं रहा है। एक्चुअली हम लोगों ने क्या किया कि पहले ये ऐसे रखा हुआ था, बाद में ऐसे रखा हुआ है। सो इस केस में m ऊपर की तरफ है और b जो है वो उधर की तरफ है, तो हमने m क्रॉस b कर दिया, ठीक है, m क्रॉस b किया गया। तो ये ऐसे करने से अंदर की तरफ आ रहा है, ओके। सो यहाँ पर अंदर की तरफ जो मिल रहा है -k एक्सिस, अगर आप इसको y एक्सिस लेते हो, ठीक है, तो ये वाला एक्सिस क्या आएगा, -k एक्सिस होगा ना, -z एक्सिस। तो -k कैप आ रहा था अंदर की तरफ होगा, ओके, जो टॉर्क लगेगा। और अंदर की तरफ टॉर्क का मतलब क्या होगा, ठीक है, कि किसी चीज़ की तरफ अंदर की तरफ टॉर्क लग रहा है तो आपको क्या करना है, अंगूठे को उस डायरेक्शन में रखना है। तो ये ऐसे कर लो रहा है, यही तो हम देख रहे हैं, ठीक है। सो टॉर्क की जो वैल्यू है वो कितनी होगी वो भी आप निकालनी है, एंगुलर वेलोसिटी निकालना, ना कि टॉर्क। तो जब किसी चीज पे टॉर्क लगता है तो आपको मालूम है कि फोर्स जो है वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, और टॉर्क क्या प्रोड्यूस करता है, एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है।
सो टॉर्क जो है वो होता है टाउ इज इक्वल टू आई, करंट वाला आई नहीं, मैं इटैलिक वाला आई यूज करता, आई इंटू अल्फा, वेयर आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, ये न्यूटन सेकेंड लॉ लिखा हुआ है इन रोटेशनल फॉर्म, रोटेशनल एनालॉग ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। वैसे ही टॉर्क क्या होता है, मास के बदले क्या, मास इज द ट्रांसलेशनल इनर्शिया एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द रोटेशनल इनर्शिया। वहां पर एक्सेलरेशन होता है, यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा होता है। तो अगर हम एक कॉइल है, ठीक है, सर्कुलर कॉइल, क्या इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको प्रोवाइड किया गया है? ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कॉइल इज 0.1 kg मीटर स्क्वायर। सो आपको आई तो पहले ही प्रोवाइड कर दिया, आई इज इक्वल टू 0.1 kg मीटर स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी दे दिया गया है। तो हम इसको आई को अभी कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, और कांस्टेंट भी है भी, वो ट्रीट क्या करना। अल्फा क्या होता है, डी ओमेगा बाई डी टी। ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी होती है। ओके, एंगुलर वेलोसिटी को कहते हैं। हमें जो फाइंड करना है व्हाट इज द एंगुलर स्पीड। ठीक है, एंगुलर स्पीड तो निकालना है। सो हम लोगों ने 90 डिग्री पर जो टॉर्क की वैल्यू थी वो निकाल रखी है 20। ठीक है, आपको क्या निकालना है, ओमेगा निकालना है, और कब निकालना है, व्हेन टॉर्क इज 20। व्हाट इज द एंगुलर स्पीड एक्वायर्ड बाय द कॉइल व्हेन इट हैज रोटेटेड बाय 90 डिग्रीज। ठीक है, तो 90 डिग्री रोटेट करने के बाद जो टॉर्क है वो हमने निकाल रखा है। लेकिन आप ध्यान से देखो कि जब ये 90 डिग्री से रोटेट होने से पहले, ओके, उससे पहले भी जो है वो उसमें कुछ टॉर्क लग रहा होगा। अभी तो टॉर्क जीरो यहाँ पे, लेकिन जब ये ऐसे घूम रहा था, ठीक है, तो एक्चुअली क्या हो रहा था, उस पर फोर्स लगना शुरू हो चुका, टॉर्क लगना शुरू हो चुका था, और वो उसका एंगुलर स्पीड जो है वो चेंज होने लग गया था। ठीक है, तो यहाँ से घूम करके 90 डिग्री वाले पोजीशन में जाने में पहले से ही इसमें कुछ एंगुलर वेलोसिटी आ गई थी। ठीक है, तो डायरेक्टली यहाँ से निकालना ठीक नहीं होगा, हम लोगों को क्या करना होगा, उसको एक फंक्शन की तरह ट्रीट करना पड़ेगा, तब हम निकाल पाएंगे। ठीक है, तो टॉर्क का जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं, तब जाकर के ये हो सकता है। तो देखो, टॉर्क जो होता है वो होता है m इंटू बी इंटू, यहाँ पर m मैंने कैपिटल यूज किया था, m इंटू बी इंटू साइन थीटा, टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड होता है। ओके, तो टॉर्क तो थीटा के टर्म्स में, अगर बात आपको नहीं समझ आई तो मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ कि जब ये इस पोजीशन में तो टॉर्क जीरो है, जब ये इस पोजीशन पे तो टॉर्क की वैल्यू कितनी आ रही, 20 न्यूटन मीटर। लेकिन यहाँ से जब ये घूम के उस पोजीशन में जा रहा था, तो एट एन इंटरमीडिएट पोजीशन, इस कंडीशन में भी इस पे टॉर्क जीरो नहीं है। ठीक है, यानी कि ये पहले से ही एक्सेलरेट होना शुरू हो गया था, एंगुलर एक्सेलरेशन पहले से ही आ चुका था, तो इसमें इसकी एंगुलर वेलोसिटी पहले से ही चेंज होने लग गई थी। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच में द वैल्यू ऑफ टॉर्क इज चेंजिंग, सो द वैल्यू ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन इज चेंजिंग। अब आपको मालूम है कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो हम फिर ये जो हम लिखते हैं थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस हाफ इंटू अल्फा टी स्क्वायर, ये हम कब लगाते हैं फार्मूला, जैसे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, वैसे यहाँ पर s के बदले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी अल्फा हो गया, एक्सेलरेशन, यानी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला ही एंगुलर टर्म्स में लिखा गया है। तो ये हम तब लगाते हैं व्हेन अल्फा इज कांस्टेंट। ओके, और अल्फा कब कांस्टेंट होता है, जब टॉर्क कांस्टेंट हो। लेकिन आपको पता है कि फार्मूला जो है वो फार्मूला क्या कहता है, टाउ इक्वल टू एम क्रॉस बी है फार्मूला। तो इसको आप जब लिखेंगे इसका मैग्नीट्यूड, तो ये आ जाएगा m इंटू बी इंटू साइन थीटा। तो जैसे जैसे ये घूमेगा थीटा चेंज होगा, टॉर्क की वैल्यू भी बदल जाएगी। सो बिकॉज टॉर्क इज नॉट कांस्टेंट, सो अल्फा इज आल्सो नॉट कांस्टेंट। सो ये फार्मूला हम नहीं यूज करेंगे। हम लोगों को फार्मूला कौन सा यूज करना पड़ेगा,
ठीक है, हम लोग को इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम इस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे m इंटू बी इंटू साइन थीटा। अब एक तरफ तो थीटा m एंड b आर गिवन, i इज गिवन, थीटा इज ए वेरिएबल, यहाँ पे दो वेरिएबल्स है ओमेगा एंड थीटा। तो इसका हम क्या करेंगे, तो हम आपको मालूम है कि ओमेगा का डेफिनेशन क्या होता है, डी थीटा बाई डी टी होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल इज कॉल्ड ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, इसको हम डेरिवेटिव्स के लॉज लगा करके हम इसको डी थीटा बाई ओमेगा को डी थीटा बाई डी ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाई डी टी लिख सकते हैं। यहाँ आप देखो ओमेगा डी ओमेगा क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। ठीक है, ये एक थ्योरम है कैलकुलस का, आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये डी ओमेगा एक्चुअली कैंसिल नहीं होता, लेकिन ये एक थ्योरम है जिसके हिसाब से आप ऐसा सोच सकते हो कि ये कैंसिल हो रहा है। सो डी थीटा बाई डी टी आपको मिल जाएगा। तो मैंने ओमेगा को ऐसे लिख दिया। नाउ डी ओमेगा बाई डी टी का जो टर्म है, अब हम उसको लिख सकते हैं दूसरे टर्म्स में। सो डी ओमेगा बाई डी टी को तो यहीं छोड़ देते हैं, विल बी इक्वल टू इस टर्म को उधर ले जाते हैं। ठीक है, तो ये ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाई डी टी होगा। ठीक है, ये जो है रेसिप्रोकल हो जाएगा उधर जा करके। ठीक है, ओके, सो डी थीटा बाई डी ओमेगा जो है डी ओमेगा बाई डी थीटा हो जाएगा, ना कि डी टी। ये डी थीटा नीचे जाएगा, डी ओमेगा ऊपर रहेगा। तो हम ये जो वैल्यू है डी ओमेगा बाई डी टी, इसको रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, ये हटेगा और ये आ जाएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं m इंटू बी साइन थीटा इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाई डी थीटा। ठीक है, तो t चला गया और थीटा आ गया। ठीक है, तो अब हम लोगों को कैलकुलेशन करना है थोड़ा सा इसमें। तो ये सारे जो कांस्टेंट्स हैं उनको पहले आइडेंटिफाई करते हैं। m कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है एंड i कांस्टेंट है। थीटा एंड ओमेगा आर वेरिएबल्स। तो पहले हम चाहें तो क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं m इंटू बी अपॉन आई कर देते हैं। इस i को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं। ओके ओके, साइन थीटा डी थीटा उधर जाएगा, डी थीटा, और ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, इज इक्वल टू ओमेगा इंटू डी ओमेगा, इसका इंटीग्रेशन। ओमेगा डी ओमेगा यहीं रन देते हैं, डी थीटा जो है वो उधर जाके इंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक है, ये तो जनरल प्रोसीजर है, आप पहले से भी करते हैं। थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चेंज करी है हमने, फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। 90 डिग्री का तो आपने चेंज कर दिया है थीटा में। ठीक है, और ओमेगा में कितने का चेंज आया है, ओमेगा जो था पहले क्या था, स्टार्टिंग में तो वो रेस्ट पर हम लेके चलेंगे। स्टार्टिंग में एंगुलर वेलोसिटी क्या थी, 0 थी। ठीक है, और बाद में आफ्टर सम जब वो रोटेट हो चुका है तो उसमें कुछ एंगुलर वेलोसिटी आ गई, या फिर डेटा कुछ, अगर आपको पहले से गिवन है कुछ एंगुलर वेलोसिटी तो आप 0 नहीं लेंगे। ठीक है, तो फिर आपको ओमेगा नॉट लेना पड़ता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ओमेगा नॉट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग जो है वो 0 लेके चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ 0 से ले लेते हैं ओमेगा। फाइनल आप लिख रहे हैं, बुक में मैं देख रहा हूँ फाइनल लिखा, ओमेगा फाइनल। चलो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ओमेगा फाइनल। तो इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। ठीक है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। ओके, फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 एम बी अपॉन आई इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 फ्रॉम 0 टू ओमेगा एफ। दिस implies एम बी अपॉन आई। माइनस बाहर निकाल लेता हूँ, ये माइनस यहाँ से बाहर निकाल लिया। सो cos 90 क्या होता है, 0 होता है, और cos 0 होता है 1 माइनस 1 इज इक्वल टू हाफ निकाल लेते हैं, और ये आ जाएगा ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो मिलेगा हमें एम बी अपॉन
आई इंटू कुछ नहीं है, इज इक्वल टू ओमेगा एफ स्क्वायर बाई 2। दिस इम्प्लाइज ओमेगा एफ कितना आ जाएगा, ट्वाइस एम बी अपॉन आई का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो 2 mb अपॉन आई का स्क्वायर रूट, ये हमने फाइनल एंगुलर वेलोसिटी निकाल लिया है, क्योंकि क्वेश्चन जो दिया गया है उसके हिसाब से कॉइल जो है वो उसको स्टार्टिंग में रेस्ट पे लेना है, ठीक है। और जब ये 90 डिग्री घूम चुका होगा तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी बदल गई होगी, ठीक है। जैसे आप फैन ऑन करते हो तो क्या होता है, स्टार्टिंग में तो 0 लेते हैं, लेकिन आफ्टर सम टाइम द वेलोसिटी चेंजिंग, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। और पंखा जब घूमना शुरू करता है तो उसका एंगुलर जो एक्सेलरेशन होता है अल्फा, वो भी कांस्टेंट नहीं होता है, ठीक है। आगे जो हम लोग टॉपिक कर रहे हैं वो है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। इसको समझने के लिए हम एक एटम लेंगे जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन लाइक एटम, ठीक है। हाइड्रोजन लाइक एटम क्या होता है, कोई भी आप एक एटम ले लेते हैं, मान लेते हैं कि मैंने कार्बन लिया है, ठीक है। तो आपको मालूम है ना कि कार्बन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 6। सो उसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स होंगे, ठीक है। मुझे न्यूक्लियस से कोई मतलब नहीं, 6 प्रोटॉन्स होंगे, 6 न्यूट्रॉन्स होंगे, तो 12 हो जाएगा मास नंबर। और उसके चारों तरफ जो होता है वो 6 इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं, ठीक है। 3 4 5 6, ठीक है। अगर इसको हम लोग सेल वाले मॉडल में लिख के देखें तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, ये न्यूक्लियस होगा और इस 6 को लिख सकते हैं हम लोग 2 + 4। तो 2 जो होंगे वो अंदर वाले रेडियस में घूम रहे होंगे और बाकी जो 4 हैं वो बाहर होंगे, ठीक है। 2 जो है वो इनर अंदर वाले रेडियस में घूम रहे हैं और 2 के रेडियस जो है वो 4 के रेडियस जो है वो बड़े होंगे, ठीक है। ये बहुत ही क्रूड पिक्चर है, ऐसा एटम होता नहीं वैसे, लेकिन आपको यही मान के चलना है। हाँ, तो मैंने डायग्राम मिटा दिया, ओके। ये 2 हैं और ये बाकी 4 और हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम, अगर आप इसको सेल्स के फॉर्म में लिखो तो आप लिखोगे 1s2 2s2 2p2, यानी कि S1s सेल में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके बाद फिर 2s वाले में फिर आपके पास 2 हैं और फिर 2p में फिर यहाँ पे 2 हैं। ये ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट, जब ये कोई मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है या मीथेन फॉर्म कर रहा हो, CO2 फॉर्म कर रहा हो, ठीक है, कोई फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये इनर वाले सेल्स तो पार्टिसिपेट नहीं करते केमिकल रिएक्शंस में फ्रॉम वैलेंस बैंड थ्योरी, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहता है कि इनर सेल्स का भी कंट्रीब्यूशन होता है, लेकिन वैलेंस बैंड थ्योरी ये नहीं कहता है, वो कहता है कि हाँ, ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी कहना चाहिए, ठीक है। एटॉमिक ऑर्बिटल वाली जो थ्योरी उसके हिसाब से ये सिर्फ बाहर वाला आउटर मोस्ट ऑर्बिट ही पार्टिसिपेट करता है केमिकल कॉम्बिनेशन में। सो इस तरीके से 4 हो जाते हैं। फिर इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम कि वो मीथेन के जो चारों बॉन्ड्स होते हैं वो सेम साइज के होते हैं, तो हम हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट देते हैं, ठीक है। ये चारों जो बॉन्ड्स होते हैं ये छोटा बनना चाहिए, ये 3 को जो के लेंथ होने चाहिए बड़े, जबकि हम पाते हैं कि चारों बॉन्ड जो होते हैं वो मीथेन में इक्वल लेंथ के होते हैं। तो फिर हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया कि ये दोनों, ये जो ऑर्बिटल ये वाला और ये तीनों मिक्स हो जाते हैं और मिक्स होकर के 4 नए तरह के ऑर्बिटल बनाते हैं जिसको हम sp3 हाइब्रिडाइड ऑर्बिटल कहते हैं,
ठीक है, ये सब आपको कॉन्सेप्ट बताया गया। हाइड्रोजन लाइक एटम का क्या कनेक्शन है इसमें? हम लोग क्या करते हैं, हम इस पूरे कॉन्फ़िगरेशन, पूरे एटम को हम बहुत एनर्जी देते हैं, ठीक है। जैसे कि हम इस पे एक्सरे डाल दें या कोई एनर्जेटिक रे हम इस पे डाल दें, ठीक है, एक्सरे डाल दें, गामा रे, एक्सरे से ही ज़्यादातर होता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एनर्जी पा करके वो इसको छोड़ करके बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, सारे निकल जाते हैं और एक सिर्फ हम छोड़ देते हैं, बाकी सब क्या है यहाँ से निकल गया और एक बच जाता है, ठीक है। इसको इतना आयोनाइज कर दो कि सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन बच जाए, ओके। ऐसा केमिकल रिएक्शंस में नहीं होता, ठीक है। केमिस्ट्री में आप ऐसा नहीं पाएंगे कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन चले गए, आउटर मोस्ट वाला तो गया ही, उसके बाद अंदर वाले भी सारे चले गए और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, ठीक है। तो ऐसा करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ता है, ठीक है, जो हीट करने से नहीं मिल पाता है। ऐसा कि आप हीट करोगे किसी भी आइटम को तो इतनी एनर्जी नहीं दे पाएंगे, इसके लिए हम लोगों को एक्सरे, गामा रेस देना पड़ता है, ठीक है। तो ये आइटम जो है वो काफ़ी, इसके जो इलेक्ट्रॉन चले गए तो आयनाइज तो हो ही गया है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ने छोड़ दिया। ऐसे एटम्स को हम कहते हैं हाइड्रोजन लाइक एटम्स। क्यों हाइड्रोजन लाइक कहते हैं? इसके अंदर में कितना चार्ज है? Z, ठीक है, Ze पॉजिटिव चार्ज है और बाहर में क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है माइनस में, ठीक है। तो अंदर में ज़्यादा हो सकता है लेकिन बाहर में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन घूमेगा। ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं हाइड्रोजन लाइक एटम। क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर में क्या होता है? एक सिंगल प्रोटॉन होता है, तो अंदर में 1e पॉजिटिव चार्ज होता है, बाहर में क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ठीक है। तो इन दोनों में फ़र्क कुछ नहीं है, फ़र्क सिर्फ इस बात का है कि न्यूक्लियस में चार्ज ज़्यादा है और ऐसे एटम्स को हम कहते हैं हाइड्रोजन लाइक एटम्स, ठीक है। तो अब हम लोग ये वाला कैलकुलेशन करने के लिए हाइड्रोजन लाइक वाला ही यूज़ क्यों कर रहे हैं? आखिर हम लोग नॉर्मल कार्बन एटम या नॉर्मल सोडियम एटम क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये इस तरीके से आयोनाइज करने के बाद ही हम क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे कारण ये कि अगर आप इवन 2 इलेक्ट्रॉन आप ले लो यहाँ पे, ठीक है, एक सेल में लो या अलग सेल में ले लो, कोई बात नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो घूम रहे हैं, तो ये जो सिस्टम है वो हाईली कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। कभी ये इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कम ज़्यादा होता रहा, ये 2 चक्कर कंप्लीट करेगा, ये एक कंप्लीट कर, इनके बीच में अपना एक इंटरेक्शन होगा, ठीक है। तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो जाएगा। तीसरी बात ये है कि इसमें क्वांटम मैकेनिक्स इन्वॉल्व है, ठीक है। हम लोग अभी जो कैलकुलेशन करेंगे उसमें क्वांटम मैकेनिक्स जो है, क्वांटम थ्योरी, उसको पूरी तरीके से इग्नोर कर देंगे, ठीक है। हम इसको एक क्लासिकल मैकेनिक्स या क्लासिकल थ्योरी पे के हिसाब से ही सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स का जो सिस्टम है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। एक्चुअली न्यूटन के दिमाग में एक प्रॉब्लम आया था कि अगर मान हमारा जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ घूमता है, मान लेते हैं कि एक ऐसा सिस्टम हो जिसमें कि 2 सन हो, एक S1 है और दूसरा S2 है। केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन जब आपको पढ़ाया गया था तो आपने उसमें पहला जो क्या है, 3 लॉज हैं उसमें। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है? केप्लर के 3 लॉज हैं। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन अराउंड एन इलिप्टिकल पाथ एंड सन इज एट वन ऑफ इट्स फोकस। सन किसी एक फोकस पर होगा, लेकिन अगर अब क्या होगा कि अगर हम 2 सन ले लें, ठीक है, और एक प्लैनेट डाल दें अर्थ, अब इसका जो मोशन है आइजैक न्यूटन के दिमाग में काफ़ी आएगा, आखिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना बड़ा मुश्किल है। अगर आप इसको आप देखोगे कि ये ऐसे चलेगा, ऐसे घूम करके, हो सकता है कि ऐसे घूमे, धीरे धीरे घूमते घूमते ये उसका भी चक्कर लगाने लग जाए, ऐसे करने लग जाए, फिर ऐसे हो कि इधर चला जाए। इसका जो मोशन है वो बहुत ही रैंडम है, ठीक है, दोनों का चक्कर लगा ले तो ये मोशन जो है रैंडम है, आप कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। इसके इनिशियल कंडीशन पे बहुत कुछ डिपेंड करता है कि ये कहाँ पे रखा गया है, ठीक है। अर्थ को आप सन के चारों तरफ कहीं पे भी रख दो वो इलिप्टिकल पाथ ही बनाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो
इसको समझते समझते एक्चुअली हमारे पिछले सेंचुरी में एक नया सब्जेक्ट ही इन्वेंट हो गया जिसको हम कैओस कहते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं नॉन लीनियर डायनेमिक्स, जिसमें कि हम इसको स्टडी करते हैं, ठीक है। जैसे बारिश होगी कि नहीं होगी, बादल दिखते हैं, तो उसका जो प्रेडिक्शन होता है मौसम वाले, उसको इन इक्वेशंस को यूज करते हैं, ठीक है। सो इस वजह से चूंकि सिस्टम जो होगा बहुत ज़्यादा कैओटिक हो जाएगा, अनप्रिडिक्टेबल हो जाएगा, तो इस वजह से हम लोग सिर्फ हाइड्रोजन लाइक एटम ही स्टडी करेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं इसकी स्टडी, ठीक है। सो ये एक न्यूक्लियस है और उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये है इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, v मान लेते हैं, ओके, v वेलोसिटी से घूम रहा है। न्यूक्लियस क्या करेगा, इस पे फोर्स लगाएगा, यहाँ पर कुछ फोर्स लगेगा, ठीक है। सो यही फोर्स क्या करिए, जो फोर्स है वो कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं है लेकिन मैं तब भी लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, कि जो कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू न्यूक्लियस पे कितना चार्ज है Z इंटू ई, ठीक है। हमने हाइड्रोजन लाइक एटम लिया, सो Q1 हो गया Z इंटू ई इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डिवाइडेड बाई जो रेडियस ऑफ द एटम होगा बाई r का स्क्वायर, ये फोर्स होगा। हाँ, यही फोर्स प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। सो ये हो जाएगा, इसका कुछ मास होगा m, ठीक है। कुछ लोग इसको m ही लिखते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चलो m ही छोड़ देते हैं हम लोग। सो m इंटू mv स्क्वायर अपॉन r, ये क्या देगा, ये देगा सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सेंट्रीपिटल फोर्स इतना होता है एंड दिस इज प्रोवाइडेड बाय द कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये है, ठीक है। इसको सॉल्व कर सकते हैं, अभी रिक्वायरमेंट होगा तो देखेंगे। r को आप कैंसिल कर सकते हैं जो भी, ठीक है। हम लोग यहाँ पे पहले निकालेंगे हम लोग इसका मैग्नेटिक मोमेंट। क्यों मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे, देखो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक चार्ज है, ठीक है, और चार्ज जो है वो मोशन में, मूविंग चार्ज इज करंट। चार्ज अगर मूव करता है तो उससे क्या जनरेट होता है, करंट जनरेट होता है। तो अगर ये चार्ज मूव कर रहा है तो ये करंट जनरेट कर रहा होगा, तो आखिर कितना करंट जनरेट करता है ये पहले निकालेंगे, ठीक है। तो करंट का फार्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू एवरेज। हम ये असम्पशन करें कि जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करता होगा, ठीक है। एंगुलर स्पीड उसका कांस्टेंट होगा तो स्पीड भी क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो करंट भी जो है वो बदलेगा नहीं, कांस्टेंट रहता है। तो एवरेज करंट का फार्मूला क्या होता है, चार्ज फ्लोन अपॉन टाइम टेकन, Q/T होता है। तो कितना चार्ज घूम रहा है, एक चक्कर जब ये लगाता है, ठीक है, तो मान लेते हैं कि उसमें कैपिटल T टाइम लगता है, उसको हम टाइम पीरियड ऑफ द इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं, एक चक्कर में इतना टाइम लगता है, ठीक है। तो कितना चार्ज जा रहा है, घूम रहा है, वो E चार्ज घूम रहा है, और टाइम कितना लग रहा है, टाइम पीरियड T के बराबर। तो हम ये T टाइम पीरियड पहले निकाल लेते हैं ताकि हम ये करंट निकाल सकें, ठीक है। चार्ज जो है वो यहाँ से फ्लो कर करके एक टाइम पीरियड में, जो कि इसका पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन है, जैसे अर्थ का कितना है 365 डेज, वैसे इसका भी कुछ होगा, उसको हमने T कर दिया। उतने टाइम पे Q चार्ज फ्लो हो जाता है, ठीक है। सो Q बाई हमने T कर दिया, ओके। Q कितना है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, यानी T को हमने कैपिटल T कहा है, ठीक है। तो घूमने में कितना समय लगता है वो निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, टाइम पीरियड T जो होता है वो सरकमफ्रेंस, इसका जो सरकमफ्रेंस होगा, ठीक है, वो कितना है 2πr डिवाइडेड बाय द वेलोसिटी। वेलोसिटी नहीं, स्पीड बोलना चाहिए। स्पीड जो होगा v से हम डिवाइड कर देंगे तो ये t निकल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अभी I निकाल लेते हैं। दिस इम्प्लाइज I विल बी इक्वल टू E डिवाइडेड बाई, ये T की वैल्यू यहाँ पुट कर रहे हैं 2πr डिवाइडेड बाई ये वाला V, ठीक है। तो ये आ जाएगा E इंटू V अपॉन 2πr, ठीक है। E इंटू V बाई 2πr आ गया, ओके। अब देखो
अभी तक इस फार्मूले में कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर इसमें हम कुछ थोड़ा सा चेंज कर दें तो आपको दिखाई देगा। आपको मालूम है कि ये इसमें घूम रहा है, ठीक है। जब ये घूमेगा तो मैग्नेटिक मोमेंट हमें निकालना है, मान लेते हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट के लिए हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट होता है करेंट इनटू एरिया। जब हम करेंट को एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं तो मिल जाता है मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। तो वो भी करके देखते हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट को हम लोग यहाँ पे म्यू कहेंगे, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट को हम लोग म्यू कह देते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा, मैग्नेटिक मोमेंट को म्यू से रिप्रेजेंट किया गया है विथ अ सबस्क्रिप्ट एल। हम अभी सबस्क्रिप्ट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। आप मैग्नेटिक मोमेंट को पहले कैपिटल एम से दिखाते थे, वो क्या होता था, करेंट इनटू एरिया वेक्टर, करेंट इनटू एरिया वेक्टर। तो करंट कितना है भाई, करंट जो हो गया वो तो हम निकाल चुके हैं, वो ई वी ई इंटू वी बाई 2πr है, यूज़ करेंगे उसका। उसके बाद एरिया वेक्टर कितना है, इसका एरिया निकालेंगे तो इसका पूरा एरिया कितना है, आप इसको कॉइल की तरह इमेजिन कर लो। तो ये पाई इंटू आर का स्क्वायर हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और एरिया वेक्टर की जब ये ऐसे देखो, जब ये ऐसे घूमेगा, सो नेगेटिव चार्ज इज मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो करंट विल बी इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नेगेटिव चार्ज के एंटी क्लॉकवाइज घूमने की वजह से करंट किधर होगा, करंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट में होता है, ठीक है। तो करंट जो होगा वो जस्ट उसका उल्टा होगा, ठीक है। सो मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा वो हम अभी लिखेंगे तुरंत। उसका जो मैग्नीट्यूड है पहले वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर तो ये पाई पाई कैंसिल हो गया और एक आर भी कैंसिल हो गया, तो आपको क्या मिल रहा है, ई वी बाई 2, ई वी बाई 2 इंटू यहाँ पर आर लिख देते हैं, ठीक है। ई वी आर बाई 2 मिल गया। अब ये v इंटू आर मिल रहा है, यहाँ पे v इंटू आर मिल रहा है। और आपको एक चीज़ पता होगा कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है L, वो क्या होता है, L इज इक्वल टू आर क्रॉस P होता है, ठीक है। और ये कोई अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसके लिए ये जो R वेक्टर होता है इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द P वेक्टर, V के परपेंडिकुलर रहता है हमेशा, ठीक है। तो ये R इंटू P क्या हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी इंटू साइन 90 डिग्री, बिकॉज दिस P क्या होगा, V के लॉन्ग होगा और ये परपेंडिकुलर है R से, तो 90 डिग्री ले लेंगे, ठीक है। और आप कोई एक एन कैप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, ठीक है। सो ये आ जाएगा MVR, ठीक है, MVR होगा। तो आपको यहाँ पर V और R तो दिखाई दे रहा है, M सिर्फ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसमें ऊपर और नीचे M से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। और इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा हुआ कि आपने म्यू जो है L क्यों लिख रहे हैं अभी उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसको म्यू L जो है वो निकाल रहे हैं पहले, तो वो आ जाएगा, नहीं हम लोगों ने म्यू L जो निकाला है वो I इंटू पाई आर स्क्वायर है, ठीक है। I इंटू पाई आर स्क्वायर है, वो ये पूरा निकल चुका है, ठीक है। सो ये आ जाएगा E इंटू MVR बाई 2 आ जाएगा, बाई 2M। और इस MVR को हम क्या लिख देंगे, L लिख देंगे, ठीक है। तो ये E बाई 2M इंटू L, ठीक है। अब आप देखो कि अब L का सिग्निफिकेंस समझ में आ गया होगा कि L क्यों लिखा गया है। ये है मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, ये मैग्नेटिक मोमेंट है। और ये क्या है, एंगुलर मोमेंटम। और दोनों क्या होते हैं, वेक्टर्स होते हैं। ये क्या है, L एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक मोमेंट दोनों क्या है, वेक्टर्स हैं, लेकिन इनके डायरेक्शन में फर्क है। अगर ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है,
ठीक है। तो एल कैसे निकालते हैं, आप ऐसे करोगे तो एल जो होगा वो बाहर की तरफ होगा, एल इज व्हाट, आर क्रॉस पी, और ये बाहर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, आप चेक करके देख सकते हैं, ये है आर और ये है पी, तो आर क्रॉस पी करने से बाहर की तरफ मिल रहा है एल, तो एल जो है वेक्टर उसका डायरेक्शन कैसा है, बाहर की तरफ है, ये इसका डायरेक्शन। अब हम बात करते हैं कि जो एम वेक्टर है, या यूं कहेंगे कि म्यू जो एल है, मैग्नेटिक मोमेंट किधर की तरफ होगा, तो करंट जो हम ले रहे हैं, करंट का डायरेक्शन तो इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट होगा, तो ये है करंट का डायरेक्शन। ठीक है, आई इंटू एरिया होता है, करंट इंटू एरिया। ठीक है, तो ये इधर की तरफ लेंगे, ये तो अंदर की तरफ जा रहा है, तो यानी कि हम यहाँ पे पाते हैं कि जो मैग्नेटिक मोमेंट m जो होता है m, और यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, उसको म्यू लिख रहे हैं, m ना लिख करके हम म्यू यूज कर रहे हैं। यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन किधर है, अंदर की तरफ है, यानी कि एंगुलर मोमेंटम जिधर की तरफ है, मैग्नेटिक मोमेंट हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में रहता है। सो आपको करना क्या होगा, अगर हम यहाँ पे एक वेक्टर लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर एक माइनस साइन लगाना होगा। अगर आप मैग्नीट्यूड लिख रहे हो तो देन डजंट मैटर कि क्या लिखा हुआ है, लेकिन अगर आपने यहाँ पे वेक्टर साइन दिया गया तो एल के जस्ट अपोजिट होगा। ठीक है, अगर एल बाहर की तरफ है तो एम अंदर की तरफ होगा, अगर एल अंदर की तरफ है तो एम क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट करते हैं, मतलब ये एटम है तो एल इधर होगा और एम जो होगा वो पीछे की तरफ ऐसे होगा। ठीक है, दोनों हमेशा एक दूसरे के अपोजिट में होते हैं। ठीक है, इन हाइड्रोजन लाइक एटम। लेकिन अगर आप दो इलेक्ट्रॉन डाल दोगे, ठीक है, तो दो एंगुलर मोमेंटम और दो मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन जो मतलब जो सिचुएशन होगा वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये निकल, इसमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप इसको थोड़ा सा क्लियर कट लिख लेते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट जो म्यू एल आ गया है वो कितना है, वो -E/2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एंगुलर मोमेंटम, ये फॉर्मूला हमने निकाल लिया। ठीक है, अब आप देखो कि इसकी वैल्यू हम चाहें तो निकाल सकते हैं, ये कांस्टेंट है। ठीक है, ये कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम डिवाइडेड बाई 2 इंटू इसका वैल्यू होते हैं 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, इनकी वैल्यूज आप पुट करके निकाल सकते हैं, जो वैल्यू है वो कांस्टेंट के टर्म में आ जाएगा। अब देखो ये जो म्यू एल है वो क्या है, ये है मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, किसका मैग्नेटिक मोमेंट, एक ऐसे इलेक्ट्रॉन का, ये एक मतलब एक इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन लाइक सिस्टम का, ठीक है, हाइड्रोजन लाइक एटम का, जिसका कि एंगुलर मोमेंटम एल है। एल एंगुलर मोमेंटम वाले सिस्टम का मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, म्यू एल हम उसको कह रहे हैं। ठीक है, सो अगर इस म्यू एल, इस एल को इधर डिवाइड कर दें, ठीक है, नाउ हम लोग वेक्टर साइन को ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड्स हम सिर्फ ले रहे हैं, ये कितना आ जाएगा, ये आ रहा है, मैग्नीट्यूड अगर कंसीडर करें तो ये आ जाएगा E/, ऐसा मैग्नीट्यूड लिखना भी नहीं चाहिए क्योंकि यू कैन नॉट डिवाइड बाई ए वेक्टर। ठीक है, हम वेक्टर से डिवाइड नहीं कर सकते, हम क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे और इसकी मैग्नीट्यूड लिख देंगे और फिर इसको डिवाइड कर देंगे सिंपली। ठीक है, सो E/2mE आ जाएगा, समझ में आया। इसको हम लोग कहते हैं, जो रेशियो होता है, रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डिवाइडेड बाई मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम के रेशियो को हम कहते हैं जायरोमैग्नेटिक रेशियो। ठीक है, जायरोमैग्नेटिक रेशियो कहलाता है। ठीक है, अब अगर आप इसमें बोर्स क्वांटाइजेशन लगा दें, ठीक है, तो आप एल के बारे में कुछ एस्टिमेशन जानते हैं हम लोग। बोर का क्वांटाइजेशन कहता है क्या, कि जो एल की जो वैल्यू होती है एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, बोर का कहना यह था कि एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज, तो एंगुलर मोमेंटम mvr होता है। ठीक है, mvr इज इक्वल टू NH अपॉन 4 पाई या 2 पाई, NH अपॉन 4 पाई होता है या 2 पाई होता है, बुक में चेक कर लो। ठीक है, NH अपॉन 2 पाई होता है।
ठीक है, NH/2π, ठीक है। सो ये कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम के चारों तरफ घूमता है, एटम में घूमता है, ठीक है। नॉर्मली कोई चीज़ अगर किसी सर्टेन मान लेते हैं कि अर्थ है, वो सन के चारों तरफ घूम रहा है, ठीक है, तो दूसरे प्लैनेट्स भी हैं, वो डिफरेंट रेडियस में घूम सकते हैं, ठीक है। आप एक बॉल को एक रस्सी से बांध करके घुमा सकते हैं, आप चाहें तो रस्सी का लेंथ बढ़ा करके भी घुमा सकते हैं, छोटा भी करके घुमा सकते हैं, ठीक है। यू आर फ्री टू यूज एनी लेंथ, ठीक है। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जब घूमता है न्यूक्लियस के चारों तरफ तो वो फ्री नहीं है, वो किसी भी आर्बिट्रेरी रेडियस में नहीं घूम सकता, ठीक है। अगर आप किसी भी रेडियस में घुमाने की कोशिश करोगे तो ऐसा हो नहीं पाएगा, ठीक है। चांसेस है कि घूम जाए, लेकिन उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी बहुत कम है। वो कुछ फिक्स रेडियस में ही घूमता है और उस रेडियस को हम कहते हैं उसका शेल, ठीक है, उसी को तो हम शेल कहते हैं। तो वो सर्टेन रेडियस में ही घूमता है, अगर या तो इस रेडियस में घूमना चाहेगा या किसी और रेडियस में। ये n=1 कहलाता है, n=2, जिसको हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं, ठीक है। तो बोर के क्वांटाइजेशन रूल से ये आता है कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो NH/2π होता है, ठीक है। देखो h बार जो होता है वो होता है h/2π को हम कहते हैं, h/2π को बार कहा जाता है, ठीक है। सो NH यहाँ पर h जो है वो बार वाला यूज नहीं किया गया, ओके। सो MBR शुड बी इक्वल टू NH/2π का मतलब ये है कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो कुछ फिक्स्ड होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, रेडियस पे एक लिमिट लगा देता है कि रेडियस की कुछ खास वैल्यूज होंगी, बिकॉज n जो है वो क्या होता है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 0 नहीं होगा, एंड सो ऑन। तो 1 पुट करेंगे तो आपको कुछ रेडियस मिल जाएगा, एंगुलर मोमेंटम मिलेगा, ठीक है। तो अगर हम ये क्या है, ये L ही तो है, NH/2π, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू अगर यहाँ पे हम पुट कर दें तो इसका क्या मतलब है कि जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो भी क्वांटाइज्ड है, कहने का ये मतलब। अगर एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड हो गया तो मैग्नेटिक मोमेंट भी तो क्वांटाइज्ड हो गया, ठीक है। आई जो जायरोमैग्नेटिक रेशियो, इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू आती है 8.8 इंटू 10⁻10 कूलम पर केजी, ठीक है। 8.8 इंटू 10⁻10 कूलम पर केजी, ठीक है। अगर आप इस L की वैल्यू वहाँ पे डाल दें, ये L था, मैंने इसका वैल्यू लिखा है यहाँ पे, ठीक है। सो ये आ जाएगा -E/2me इंटू, ठीक है, NH/2π, ठीक है। मैंने L की वैल्यू पुट कर दी है, ये हो गया μL, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो सारे कॉन्स्टेंट्स हैं उनको एक साथ लिख लेते हैं। दिस इम्प्लाइज यह आ जाएगा -E इंटू n नहीं, E इंटू H डिवाइडेड बाई ये 2 इंटू 2 हो जाएगा 4πme। बोर क्वांटाइजेशन यहाँ पे अप्लाई कर दिया कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो कुछ भी नहीं हो सकता, इट हैज सर्टेन फिक्स्ड वैल्यूज, और वो क्या होता है NH/2π होता है, वेयर H इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। H क्या होता है 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड्स। प्लैंक कांस्टेंट कहाँ से आता है, ठीक है, जब हम रेडिएशन की एनर्जी लिखना चाहते हैं, ठीक है, E = H इंटू न्यू। किसी फोटोन की एनर्जी, कोई लाइट वेव है, उसकी जो एनर्जी होती है वो H इंटू न्यू इज द फ्रीक्वेंसी एंड H इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। सो प्लैंक्स कांस्टेंट क्वांटम मैकेनिक्स में या एटॉमिक थ्योरी में काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है। सो एंगुलर मोमेंटम ये जो हम निकाल रहे थे, सो यहाँ पर एक वैल्यू n रह जाता है सिर्फ, ठीक है, NH/2π। तो आप अगर इसको कैलकुलेट करोगे, ठीक है, E सारा वैल्यू पुट करना है आपको, E और H की वैल्यू पुट करनी है, और उसके बाद फिर आपको 4π और me की वैल्यूज पुट कर देनी है। तो ये जो आएगा वो आएगा 9.27 इंटू, मुझे ये वैल्यू याद नहीं है, ठीक है,
9.27 इंटू 10 टू द पावर -24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये जो वैल्यू है दिस वैल्यू इज कॉल्ड बोर मैग्नेटॉन, इसको कहते हैं बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, इस वैल्यू को बोर मैग्नेटॉन कहा जाता है। ठीक है, सो अब हम सीधा देखते हैं कि ये दोनों बातें क्या कर, दोनों जो इक्वेशंस आया है वो क्या करता है। बोर का जो क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वो कहता है कि L इज इक्वल टू NH/2π होगा। हो गया, एंगुलर जो मोमेंटम है वो ये होगा, वो क्वांटाइज होगा। ठीक है, न्यू L की वैल्यू क्या होती है, वो होती है -E/2me इंटू L होता है। ठीक है, इसको मिला के हमने क्या कर दिया कि म्यू L जो है वो आ रहा है बोर मैग्नेटॉन जो यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, ये पूरा जो वैल्यू है E इंटू H/4πme, ठीक है, इंटू N। ठीक है, सो आप यहाँ से कह सकते हैं कि म्यू, यहाँ से देख सकते हैं कि म्यू L जो होगा इज प्रोपोर्शनल टू L। एंगुलर मोमेंटम बढ़ेगा, ठीक है, तो रेडियस भी बढ़ता जाएगा एंड रेडियस विल इंक्रीज, सो द एरिया ऑफ द लूप विल इंक्रीज। ठीक है, और एरिया जो बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, और चूंकि रेडियस इज रिलेटेड विथ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बढ़ने से भी क्या होगा, ये बढ़ जाएगा। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट। और हाँ, यही तो हमने निकाला लास्टली। ठीक है, तो ये था मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में। इस रेशियो को, ये जो E/2me जो है वो कहलाता है जायरोमैग्नेटिक रेशियो, और जायरोमैग्नेटिक रेशियो के साथ E/2me के अलावा H/2π और आ जाता है। ठीक है, तो मिलके क्या बन जाता है, बोर मैग्नेटॉन कहलाता है ये कांस्टेंट। और उसकी वैल्यू आप याद कर सकते हैं तो कर लो। ठीक है, देखो इसका सिग्निफिकेंस जो है वो अभी 12th के स्टैंडर्ड में तो आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। ठीक है, लेकिन इसका आगे बहुत जाके सिग्निफिकेंस बढ़ जाता है। आपको मालूम है कि एंगुलर क्वांटम नंबर होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। ठीक है, उसके बाद होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, इसके बाद होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और फिर स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, ये 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज फॉलोड फ्रॉम द बोर्स क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, वो आपके रेडियस पे कुछ लिमिट्स लगा देता है। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से रिलेटेड है। एल क्या चीज है, एल इज रिलेटेड विद एंगुलर मोमेंटम। जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा, ठीक है, तो वो घूमते वक्त उसका कुछ एंगुलर मोमेंटम होगा। ठीक है, और एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो मैंने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में मैंने एक बात गलत कह दी। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज एक्चुअली रिलेटेड विद एनर्जी, वो एनर्जी से रिलेटेड है। ठीक है, वैसे तो इनडायरेक्टली देखें तो वो रेडियस से भी रिलेटेड है, बिकॉज वो फॉर्मूले में हम निकाल सकते हैं, ज़्यादा रेडियस होगा तो उसके हिसाब से एनर्जी भी चेंज होती है। सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज रिलेटेड विद द एनर्जी, ठीक है, और रेडियस। ठीक है, एंगुलर, ये जो L होता है इज एसोसिएटेड विद द एंगुलर मोमेंटम। जो इलेक्ट्रॉन घूमता है तो उसका कुछ एंगुलर मोमेंटम होता है। ठीक है, और उनकी वैल्यूज हम L के फॉर्म में दिखाते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू जो होती है वो 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 ऐसे होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू। ये बताता है कि फर्स्ट सेल में कितनी एनर्जी होगी, सेकंड सेल में कितनी एनर्जी होगी, थर्ड में अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो क्या एनर्जी होगी। L है एंगुलर मोमेंटम, घूमते वक्त इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कितना है। ठीक है, सो एंगुलर मोमेंटम जो है वो आपको मालूम होगा कि ये 0 से लेकर के 0 to n-1 तक होता है। ठीक है, हम श्रोडिंगर के इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन h इंटू साई इज इक्वल टू ई इंटू साई। ठीक है, वेयर h क्या होता है, ठीक है, h एक तरह का ऑपरेटर है, डिफरेंशियल ऑपरेटर है, जिसको हम हैमिल्टोनियन बोलते हैं। ओके, और ये एक तरह के क्वांटम मैकेनिज्म में आपको एनर्जी की वैल्यूज कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। ठीक है,
तो माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2m, आप डेल मत लिखो, d2 बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस v। ये काइनेटिक एनर्जी निकालता है और ये जो v है वो पोटेंशियल एनर्जी निकालता है। ये फंक्शन ऑफ x, ये क्या एक डिफरेंशियल ऑपरेटर है और ये क्या है एक, हम इसमें डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं, ठीक है। और ये एनर्जी की जो वैल्यूज होती हैं ये वही मिलता है आपको यहाँ पे, ठीक है। और साई कोई फंक्शन होता है जिसको हम वेव फंक्शन करते हैं, ठीक है। जब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी आपने पढ़ रखा है, ठीक है। डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस की पार्टिकल जो होता है वो वेव नेचर भी कैरी करता है। सो इलेक्ट्रॉन का जो है उसमें पार्टिकल नेचर तो है ही, वेव नेचर भी है, ठीक है। एंड इन सम एक्सपेरिमेंट वेव नेचर जो है एविडेंट हो जाता है। सो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में घूमते वक्त एक वेव की तरह बिहेव करता है, ठीक है। जैसे धागे में स्टैंडिंग वेव होता है ना, ठीक है, वैसे ही आप बांसुरी में फूंकते हो तो उसमें क्या होता है कि एक वेव क्रिएट हो जाता है। सितार के तार को बजाते हैं तो क्या, ढोलक बजाते हैं तो उसमें क्या होता है, वेव बन जाता है, ठीक है। वैसे इलेक्ट्रॉन भी क्या है, एक वेव की तरह है। तो उस वेव की कुछ फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, और उसकी कुछ एनर्जी होती है। तो ये उसी वेव की एनर्जी भी है। अब पार्टिकल से उसको समझे या फिर उसको हम वेव के थ्रू समझ लें। सो बोर का जो आइडिया है वो पार्टिकल मान करके है, ठीक है। सो एल क्या देता है आपको, एल की वैल्यूज आपको एंगुलर मोमेंटम की वैल्यूज देती है, ठीक है। ये हम इसको 0, 1, 2 वगैरह लिखते हैं और ये आपको बताता है क्या, SPDF देता है, ठीक है। आपको सब सेल देता है, समझ में आया। तो कुछ जैसे मान लेते हैं कि आपने लिखा 1s2 2s2 2p2 लिख दिया कार्बन के लिए, तो ये सब सेल है। ये सेकंड सेल का S क्या है, सब सेल। सेकंड में 2 सब सेल्स हैं, S and P हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों की एनर्जी जो होगी वो सेम होगी। मतलब 4 इलेक्ट्रॉन है कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, उसमें 2 की जो एनर्जी जो है और इन सब की एनर्जी अप्रोक्सीमेटली सेम है। तो फर्क किस बात का, फर्क है उनके एंगुलर मोमेंटम का। इस वाले का एंगुलर मोमेंटम अलग है, इन दोनों का जो एंगुलर मोमेंटम है वो अलग है, और उसको हम ये 0, 1 से करके दिखाते हैं, ठीक है, जो px, py और pz हो जाता है। ओके, आगे हम देखते हैं। अब ये m क्या करता है, यानी कि एंगुलर मोमेंटम देता है। कैसे देता है ये आप हायर क्लासेस में इसके बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत आप 12th में भी करेंगे, ठीक है। m क्या देता है, मैग्नेटिक कांस्टेंट। जब कोई चीज घूमेगा तो उसमें एंगुलर मोमेंटम होगा, ठीक है। अब वो घूमने वाली चीज सिर्फ मास नहीं है, इट आल्सो हैज सम चार्ज, ठीक है। तो उस चार्ज की वजह से करंट क्रिएट हो जाता है। नाउ इट बिकम्स ए करंट लूप, और उसकी वजह से क्या क्रिएट होता है, उसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट हो जाता है। इट बिहेव्स लाइक ए स्मॉल डाइपोल और मैग्नेटिक कॉइल की तरह जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, उस तरीके से ये बिहेव करता है। तो जब मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस करेगा तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट L के अपोजिट में होगा, ठीक है। तो अगर आप एक सिस्टम, आप मान लेते हैं कि एक एटम है, ठीक है, जिसमें 4-5 इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, तो उन सारे इलेक्ट्रॉन्स का अपना अपना क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट होगा। ओके, सबका अपना अपना मैग्नेटिक मोमेंट होगा, ठीक है। ये सिस्टम पढ़ा था हमने, क्या किया, बाहर से इसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड डाल दिया, एक एक्सटर्नल, ठीक है। अब आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, सो इट हैज सम मैग्नेटिक मोमेंट, m बोल दें, म्यू बोल दें, कुछ भी बोल दें, और बाहर से आप फील्ड डाल रहे हो। तो आपने पढ़ रखा है पिछली क्लास में कि अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग लूप रखते हैं तो उस लूप पे क्या लगता है, टॉर्क लगता है, ठीक है। लूप पे क्या होगा, टॉर्क लगना शुरू होगा। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे किसी पाथ में घूम रहा है और बाहर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में उस मटेरियल को रखेंगे तो इस घूमने वाले इलेक्ट्रॉन पे क्या लगेगा, टॉर्क। यानी इलेक्ट्रॉन जिस प्लेन में घूम रहा है वो प्लेन क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है ड्यू टू द टॉर्क प्रोड्यूस बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जिस प्लेन में घूम रहे हैं वो प्लेन क्या होता है, रोटेट कर सकता है, ठीक है। उसके रोटेशन का प्रिसीजन कहते हैं। जैसे एक लट्टू है, ये इस तरह का लट्टू जो होता है ऐसे, ठीक है, जब ये भी घूमता है जमीन पर तो स्टार्टिंग में तो बिल्कुल सीधा घूमता है, लेकिन बाद में क्या होता है कि वो ऐसे घूमते घूमते ये ऐसे घूमता है, लेकिन बाद में क्या होता है कि ये जो एक्सिस है वो एक्सिस भी ऐसे ऐसे घूमता है। मतलब ये ऐसे घूम रहा था स्टार्टिंग में ऐसे,
अब बाद में क्या होता है वो ऐसे ऐसे करते 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 फिर गिर जाता है, ठीक है। तो व्हेन द एक्सिस इज स्टैटिक, तो उसमें क्या है, बस एंगुलर रोटेशन हो रहा है। लेकिन जब एक्सिस घूम रहा है, ऐसे लट्टू घूम रहा है और एक्सिस भी क्या कर रहा है, घूम रहा है, ऐसे मोशन को प्रिसीजन कहा जाता है, ठीक है। तो जैसे ही बाहर से आप फील्ड देते हैं एटम पर, तो जो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे आराम से घूम रहे थे उन पे टॉर्क लगता है और वो घूमते घूमते ऐसे घूमना शुरू कर देते हैं, ठीक है। मतलब उनका जो प्लेन है घूमने का वो चेंज होता है, ठीक है। और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में सब मैग्नेटिक मोमेंट के हिसाब से अलग अलग डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, ठीक है। सो ये आपको मैग्नेटिक मोमेंट वही चीज देता है, ठीक है। अगर आप एटम पर हम उसका स्पेक्ट्रम निकालें, ठीक है, यूजिंग जैसे कोई प्रिज्म वगैरह है, उस पर हम क्या करते हैं, सोडियम लैंप से लाइट ला के डालते हैं, वो स्प्लिट करके कुछ स्पेक्ट्रम बनाता है, ठीक है, ओके। लेकिन अब हम क्या करेंगे, उस सैंपल को हम एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे, अब उस पर लाइट डालेंगे और जब वो निकलेगा उसमें से, तो हम पाते हैं क्या कि उस लाइट का जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें चेंज आता है। बिकॉज ऐसा क्यों होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स अपना प्लेन चेंज करते हैं, ठीक है। पहले सब एक ही डायरेक्शन में था, कहीं भी आर्बिट्ररी अलाइन था। अब जैसे ही हमने एक्सटर्नल फील्ड दिया तो सारे जो लूप्स हैं वो एक सर्टेन डायरेक्शन में टॉर्क की वजह से अलाइन हो जाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, सेल्स के अंदर में स्प्लिटिंग होता है, ठीक है, जो कहलाता है जीमैन इफेक्ट, ठीक है, जीमैन इफेक्ट कहलाता है। तो यहाँ से पता चलता है कि एक्चुअली m भी होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी होता है, और ये आपको बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने कितने एंगल पर वो एक्चुअली है। आपको मालूम होगा कि जो हम ऑर्बिटल्स बनाते हैं, s ऑर्बिटल कंप्लीटली सिमेट्रिक होता है, लेकिन p ऑर्बिटल किसी खास एंगल पर वो इस वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन ज्यादा पाया जाता है, यानी इट इज एट सर्टेन एंगल, ठीक है। और ये सर्टेन डायरेक्शन में जो अलाइनमेंट आता है इज बिकॉज ऑफ दिस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। और स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो एक बिल्कुल ही डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग है, ठीक है। यहाँ तक जो है वो थ्योरी जो है वो हमें समझ में आता है, ठीक है। जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है उन चीजों को सॉल्व करके आता है, लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर डजंट कम फ्रॉम श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन। स्पिन क्वांटम नंबर जो था वो डिराक जो थे, एक फिजिसिस्ट थे, PAM डिराक, पॉल एंड्रिनो मॉरिस डिराक, ठीक है। मैथमेटिक्स में इनका एक फंक्शन है डिराक डेल्टा फंक्शन, बहुत फेमस है, और ये क्वांटम मैकेनिक्स के डेवलपमेंट में इनका काफ़ी योगदान है डिराक का। तो डिराक जो थे उन्होंने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है उसमें एक खास तरह की प्रॉपर्टी होती है जो हम अपने नॉर्मल वर्ल्ड में नहीं देख पाते। वो प्रॉपर्टी क्या है कि देखो, अगर कोई आपके पास एक चार्ज है, आपके पास एक स्फीयर है, चार्ज स्फीयर है, ठीक है, तो इस पे कुछ क्यू चार्ज डाल दिया आपने, तो इसके आसपास आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस करेंगे, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको किसी एक्सिस के अबाउट घुमाना शुरू करते हैं, तो जब ये घूमेगा अपने एक्सिस के अबाउट, ठीक है, तो अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। बिकॉज मान लेते हैं कि यहाँ पर एक चार्ज, इसमें कुछ वो चार्ज किसी सर्टेन रेडियस में घूमना शुरू करेगा, तो चार्ज इज इन मोशन, इट विल बिहेव लाइक ए करंट, और करंट क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है। तो रेस्ट पर रखा हुआ है चार्ज स्फीयर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जबकि रोटेटिंग स्फीयर क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ, ठीक है। डिराक की थ्योरी के बाद ये पता चल गया कि एक्चुअली इलेक्ट्रॉन में खास बात क्या है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन को एक पॉइंट साइज मान लेते हैं, ये मान लेते हैं कि ये एक इलेक्ट्रॉन है, ओके, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक्चुअली किसी एक्सिस पर रोटेट नहीं करता। कुछ लोग समझते हैं कि स्पिन का मतलब होता है कि वो ऐसे घूम सकता है या फिर ये ऐसे घूम सकता है। अगर इसको प्लस हाफ बोलते हैं तो इसको माइनस हाफ बोला जाता है, ठीक है। स्पिन की वैल्यू जो होती है प्लस हाफ और माइनस हाफ, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी इलेक्ट्रॉन आप किसी भी एक्सिस के अबाउट नहीं घूमता, ठीक है, कोई एक्सिस है ही नहीं उसके पास घूमने के लिए, तो वो बिना घूमे ही उसके पास ऐसे कुछ खास मतलब कह सकते प्रॉपर्टी है जिसके हिसाब से वो बिना घूमे भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। यानी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना उसकी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, और उसके लिए इसको किसी एक्सिस के अबाउट घूमने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सब बातें जो हैं वो सामने आती हैं, ठीक है।
तो ये सब इसका सिग्निफिकेंस है। हम देखते हैं कि कुछ चीज़ें जो हैं वो हम ये जो मैग्नेटिक मोमेंट वाला जो फॉर्मूला था, ठीक है, उसके थ्रू और ये जो क्लासिकल थ्योरी है उसके थ्रू एक्सप्लेन कर पाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, लाइक स्पिन, जो कम्प्लीटली क्या है क्वांटम थ्योरी के द्वारा ही एक्सप्लेन होता है। तो आज हम लोग यहीं तक करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे।